हेलो दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए किसान निधि को लेकर अपडेट जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। माताओं और बहनों के लिए सरकार की ओर से फ्री में सुविधा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए, भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया। श्रीलंका के पास ये जहाज डूब गया। 87 सैनिकों की जानें चली गई, 32 का रेस्क्यू कर लिया गया। बुधवार को अमेरिका और इजरायल और ईरान जंग का 5वां दिन रहा और आज 6ठा दिन है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग अभी भी जारी है। और इधर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान में जीत हासिल कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है। ईरान के एयर स्पेस पर अब हमारा कब्जा है। हिंद महासागर में हमने उनके युद्धपोत को भी तबाह कर दिया। ईरान के बढ़ते हमलों के बीच पेंटागन ने यह बड़ा दावा किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से कहा गया कि उसने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका ईरान में जीत रहा है। अमेरिका ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारियां दी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध गुरुवार को 6ठे दिन में और तेज हो चुका है। तेहरान के सैन्य मुख्यालय पर इजरायल ने बड़ा हमला बोला और ईरान ने यह कहा कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी लगातार हो रहे हमलों और जवाबी हमलों के बीच सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालात शांत होने के अभी कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी हमलों के बीच अब तक कई लोगों ने जानें गंवा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 787 लोगों की जानें गई है। वहीं लेबनान में करीब 60, इजरायल में लगभग 1 दर्जन लोगों की जानें गई है। और इस संघर्ष में अमेरिका के 6 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। इजरायल ने बुधवार को ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले किए। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में कई एयर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई हैं। इजरायल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने शांति का रास्ता भी ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर खामेनेई की मौत से मध्य पूर्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने मध्य पूर्व में भारी उथल पुथल मचा दी है। और ये घटना शिया समुदाय के लिए एक बड़ा आघात है, जिससे पाकिस्तान, लेबनान और इराक समेत कई देशों में जबरदस्त आक्रोश और हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। 86 साल के खामेनेई सिर्फ ईरान के धार्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि अल्पसंख्यक शिया समुदाय के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। और उनकी हत्या ने पूरे क्षेत्र में हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। खबर है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। ईरान जल्द ही अब नई तारीख का ऐलान करेगा। खामेनेई की वसीयत के मुताबिक उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इधर इजरायल ने एक बार फिर से धमकी दी है कि चाहे जो भी ईरान का प्रमुख बने, वो हमारा निशाना होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर इजरायल ने एक बार फिर से धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में कमान मिल रही है। और ये नाम सामने आने के बाद ही इजरायल की तरफ से धमकी आई। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और विश्वासघाती बताया है। अरागची का कहना है कि ट्रंप ने अपने देश के लोगों तक को धोखा दिया है। ईरान और अमेरिका, इजरायल के बीच जंग अब तेज होती जा रही है। तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में तबाही मची है। ईरान भी अपनी ताकत को पूरी तरह आजमा रहा है और इजरायल के साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। एक तरफ जहां हथियारों की लड़ाई चल रही है, वहीं बातचीत में भी एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है। परमाणु जैसे मुद्दे को प्रॉपर्टी डीलिंग समझा। ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को विश्वासघाती बताया है। और इधर देखिए आप, ईरान के आसमान पर यूएस और इजरायल का कंट्रोल होगा। जंग के बीच अमेरिका ने एक और बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को स्वीकार किया कि ईरान के कुछ हवाई हमले अभी भी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, ईरान के साथ युद्ध कितने समय तक झेल पाएगा ये इजरायल? लंबा संघर्ष हथियारों और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ाएगा। मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच ये तनावपूर्ण संघर्ष हफ्तों तक जारी रहने की संभावना है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद ये इजरायल के लिए महंगा साबित हो सकता है और अर्थव्यवस्था पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में गाजा, लेबनान और सीरिया में सैन्य अभियानों के कारण भी पहले से दबाव झेल रहे इजरायल के लिए ईरान के साथ ये लंबा युद्ध सैन्य, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो गई है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर लगातार हमले किए हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है। बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए कि यह अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह
गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ना चाहने वाले अमेरिकियों के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में खाड़ी देशों की एक महत्वपूर्ण आपात बैठक में भी हिस्सा लिया। खाड़ी देशों की बैठक में यूएई ने हिस्सा लिया। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान में कर्मचारियों को वापस बुलाया। खबर है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच रूस ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत को 95 लाख बैरल तेल भेजने को तैयारी की है। चीन और इजरायल के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई और युद्ध रोकने पर जोर दिया गया। और इसी बीच आप देखिए, कुवैत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जंग के बीच विजिटर वीजा समेत 2 नियमों में छूट दी गई है। भारतीय दूतावास ने इस तरह की जानकारी दी। कुवैत में फंसे लोगों के लिए वीजा नियमों में नरमी बरती गई है। अब कुवैत पहुंचकर फंसने वाले लोगों का विजिटर वीजा 1 महीने तक बढ़ जाएगा। और दूसरा नियम एक्स्ट्रा एब्सेंस पीरियड से जुड़ा हुआ है। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। कुवैत की सरकार ने विजिट वीजा पर 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है और कुवैत से बाहर गए लोगों के लिए एब्सेंस पीरियड 3 महीने तक बढ़ा दिया है। और इधर आप देखिए, इजरायल ईरान जंग में भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया है। जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। ईरान ने जंग के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज रूट यानी समुद्री रास्ता बंद कर दिया है और इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। युद्ध के चलते पश्चिम एशिया के 8 देशों ने एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश शासन ने खाड़ी देशों में रह रहे सभी प्रदेश वासियों से अपील की है कि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराए गए संपर्क माध्यमों का उपयोग करें। वहीं भारत ने वेस्ट एशिया के हालात पर रोज नजर रखने के लिए एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप देखेगा कि ये संकट शिपिंग और ट्रेड पर कैसे असर डालता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिस्क पर भी नजर रखेगा। सरकार का मकसद भारतीय बिजनेस के लिए ट्रेड को स्टेबल रखना है और ये ग्रुप मिनिस्ट्री और ट्रेड पार्टनर के साथ काम करेगा। हर घंटे वॉर पर नजर रहेगी। और इधर सबसे बड़ी अपडेट खबर आप देखिए, यूएई में फंसे हुए भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने वहां बचाया। 200 इंडियन को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस ले गए। खाने पीने तक की फ्री में व्यवस्थाएं की। कुल मिलाकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण तमाम भारतीय दुबई समेत अन्य देशों में फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण ये लोग भारत लौट नहीं पा रहे और इनमें नौकरी पेशा से लेकर टूरिस्ट तक शामिल हैं। तमाम लोगों के पैसे भी खत्म हो गए हैं और उनके वहां ठहरने से लेकर खाने पीने तक की भी दिक्कतें आ गई हैं। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में राजस्थान के रहने वाले एक बिजनेसमैन धीरज जैन मददगार बनकर सामने आए और वो यूएई में एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। नागौर जिले से बिलोंग रखते हैं। उन्होंने 200 से अधिक भारतीयों को अलग अलग इलाकों से गाड़ियां भेजकर बुलवाया और दुबई के अजमान स्थित अपने फार्म हाउस में इनके ठहरने खाने पीने की फ्री में व्यवस्थाएं कराई। तो इनके सेवा भाव के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है ना। और इधर देखिए आप, मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना भी अलर्ट पर है। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत भी तैनात है। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ। CIA स्टेशन को निशाना बनाया गया। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में अब बड़े संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ईरान ने 500 मिसाइलें दागी और 2000 ड्रोन। अमेरिका ने बड़ा पलटवार किया, कहा कि 17 जहाज हमने तबाह कर दिए, 2000 ठिकानों पर हमने हमले किए हैं। और ये बातें तो दोस्तों हो रही है, युद्ध चल रहा है, तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, CNG और रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कतर में गैस उत्पादन बंद हो गया है और भारत में 40% सप्लाई घट गई है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसीलिए मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के कारण भारत में CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने LNG प्लांट का उत्पादन फिलहाल रोक चुका है। भारत आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही भी रुक गई है। और इधर ईरान इजरायल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा हो गया है। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। और इधर आप देखिए, तेल संकट के बीच दोस्त रूस ने निभाई दोस्ती। दिल्ली ढूंढ रही थी बैकअप सप्लाई, लेकिन तभी 95 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय समुद्र तक पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। करीब 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास मौजूद बताया जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर भारत की रिफाइनरियों तक भेजा जा सकता है। और इधर देखिए आप, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। निवेशकों के एक ही दिन में डूब गए 10 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। बुधवार को भी भारतीय शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1122 अंक और निफ्टी 385 अंक से अधिक गिरकर बंद हुए। और मिडिल ईस्ट की जंग ने निवेशकों को दहला दिया है। 3 दिन में बात करें तो शेयर बाजार 4% तक टूट चुका है और निवेशकों के 21 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और इधर देखिए आप, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति स्टब रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि होंगे और व्यापार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इधर राज्यसभा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। 4 नाम इसमें। अब तक 13 नामों का ऐलान हो चुका है। और महाराष्ट्र से MVA गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट ने समर्थन दिया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना दौरे पर रहेंगे। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन और नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन समारोह में शामिल होंगे। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है और बताया जा रहा है कि आज 11:30 बजे वो नामांकन करेंगे। अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर नेपाल से जुड़ी हुई आ रही है। जेएनजी विद्रोह के बाद नेपाल में संसदीय चुनाव आज होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने वहां मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। नेपाल में जेएनजी विद्रोह के बाद पहली बार संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। गुरुवार को पूरे देश में मतदान कराया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बुधवार को चीन के लिए जासूसी करने के संदेह में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये रही है कि इन गिरफ्तार आरोपियों में से सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की सांसद जोआनी रीड के पति डेविड टेलर भी शामिल हैं। और ऐसे में लेबर पार्टी में हड़कंप मच गया है। उड़ीसा से बड़ी खबर देखिए आप, 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती की जाएगी। आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग होगी। रजिस्टर्ड सुनार भी मौजूद रहेंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि न्यायाधीशों को अपने फैसले देते समय करियर पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। भले ही अलोकप्रिय निर्णय पदोन्नति या कार्यकाल विस्तार को प्रभावित करे, फिर भी उन्हें अपने पद की शपथ और न्यायिक धर्म का पालन करना चाहिए। इधर बड़ी खबर खेल जगत से, न्यूजीलैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया। टीम ने बुधवार को पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। और इधर आपको बताएं, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर टकराएगी। मुकाबला मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है। अगर वानखेड़े स्टेडियम के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का रिकॉर्ड यहाँ मजबूत दिखता है और आज का मुकाबला भी बेहद करीबी रहने वाला है। इंग्लैंड भी बड़े मैचों की टीम मानी जाती है ना, फिर भी यहाँ भारत इतिहास दोहराएगा। और इधर आप देखिए, पहाड़ों पर 15 दिन की बारिश तबाही मचा सकती है। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय और 6 अन्य संस्थानों के शोध में खुलासा हुआ है। साइलेंट डिजास्टर का भी खतरा है। पहाड़ों में आपदा का मतलब अक्सर बादल फटना या तेज मूसलाधार बारिश को माना जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि लगातार कई दिनों तक होने वाली हल्की बारिश भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। ताजा रिसर्च अध्ययन में ये बातें सामने आई कि धीमी लेकिन लगातार बरसात पहाड़ों पर जमा मलबे को अस्थिर कर देती है और यही मलबा फिर बाद में जानलेवा रूप ले सकता है। इधर आप देखिए, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। पहली बार 92.05 पर आया है। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर आप देखिए और ऐसे में अब विदेशी सामान भी महंगे होंगे। और सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट आपको बताएं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,923 रुपए घटकर 1,62,000 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 18,501 रुपए गिरकर 2,71,000 रुपए पर आ गई है। और बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर काफी विरोध हो रहा है। एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे लगता है कि विदेशी वर्कर्स उनकी नौकरियां खा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में एजुकेशन सेक्टर में जॉब पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश के प्रमुख राज्यों में से एक फ्लोरिडा के पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम ने अपने यहाँ पर H-1B वीजा पर होने वाली हायरिंग को बंद कर दिया है। ये देश का सबसे बड़ा सरकारी यूनिवर्सिटी सिस्टम है जिसके तहत 12 यूनिवर्सिटीज आती हैं और इस साल H-1B वीजा के जरिए इनमें एक भी हायरिंग नहीं की जाएगी। और इधर सबसे बड़ी खबर आई है, जड़ से खत्म हो जाएगा शुगर, करोड़ों मरीजों को मिलेगी संजीवनी। चीन ने बिना दवा और बिना इंजेक्शन वाला एक बड़ा फॉर्मूला खोज निकाला है। दुनिया भर के करोड़ों शुगर रोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है जिसने मेडिकल जगत में भी एक बड़ा तहलका मचा दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए इतिहास में पहली बार टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करने में कामयाबी हासिल की है। और अब इस सफल प्रयोग के बाद मरीज को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह के इंसुलिन के इंजेक्शन या भारी भरकम दवाइयों की जरूरत नहीं है। यह ऐतिहासिक सफलता रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है और ऐसे में अब इंसुलिन का खेल खत्म होता लग रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC को निर्देश दिए कि डिफॉल्ट कर चुके ग्राहकों को नया लोन देने से पहले बोर्ड से मंजूर स्पष्ट नीतियों, एवरग्रीनिंग रोकने और जोखिम पारदर्शिता रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। डिफॉल्ट करने वालों को लोन देने पर RBI सख्त हो गया है और NBFC को भी चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार ई रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए एक नई पॉलिसी ला रही है और इसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा को 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हर रूट 3 से 5 किलोमीटर लंबा होगा और रूट पर ई रिक्शा की संख्या भी तय की जाएगी। साथ ही ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग, लाइसेंस और बैज भी अनिवार्य होंगे ताकि ट्रैफिक और हादसों में कमी आए। पुणे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुणे में रहने वालों के लिए एयरपोर्ट पहुंचना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहेगा। लोहेगांव एयरपोर्ट जाने के लिए ट्रैफिक में फंसने की परेशानी कम करने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ है। वनाज से रामवाड़ी तक चल रही मेट्रो लाइन को अब आगे बढ़ाकर सीधे ही एयरपोर्ट तक ले जाने की मंजूरी मिल गई है। नया रूट कल्याणी नगर के रास्ते जाएगा। BSE को सेबी से मिली नई मंजूरी। अब सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स पर लॉन्च होंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेस्टर के लिए अपडेट है। और साथ ही आप देखिए, HDFC बैंक का बड़ा फैसला, UPI से ATM निकासी अब फ्री लिमिट में शामिल। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होने वाला है। देश का प्रमुख निजी सेक्टर का बैंक HDFC बैंक अपने ग्राहकों के लिए ATM से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से UPI के माध्यम से
एटीएम से निकाला गया कैश भी आपकी मासिक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। ईपीएफओ के 7 करोड़ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सबसे पहले तो आपको बताएं, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मतलब दोस्तों बात यह है कि ये दर पिछले साल की तरह ही बरकरार रखी गई है। यूएई ने लॉन्च किया दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड। डिजिटल वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया है। और इधर उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए आप, अब अस्पताल नहीं कर पाएंगे मनमानी, मरीज का फीडबैक अनिवार्य रहेगा। गोल्डन कार्ड योजना में भी बड़ा बदलाव। अब अस्पताल जब तक मरीज के फीडबैक फॉर्म नहीं सौंपेगा तब तक हॉस्पिटल के बिल का भुगतान नहीं होगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। और इधर आप देखिए, केरल सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस के विकल्प के रूप में 50% अंतिम वेतन तक गारंटीड पेंशन देने वाली एश्योर्ड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अलावा एक गारंटीड पेंशन विकल्प भी मिलेगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से एश्योर्ड पेंशन स्कीम यानी एपीएस लागू करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आप देखिए, कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 28 विधानसभा और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी। भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बूम देखा गया। 2025-26 में भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 9 से 12% बढ़ सकता है। और इधर आप देखिए, किसानों के खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 22वीं किस्त से पहले सरकार ने शुरू कर दी है लिस्ट की सफाई। सख्त ई-केवाईसी नियम और जमीन के वेरिफिकेशन की वजह से लाखों लाभार्थियों को हटा दिया गया है। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम हटाने के मुख्य कारण आप देखिए, जिन्होंने अधूरा ई-केवाईसी किया या फिर आधार बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं है, इनकम टैक्स देने वालों का गलत तरीके से फायदा लेना, ऐसे कई सारे कारण है। तो लिस्ट की सफाई भी हो रही है। इधर तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, वन्य जीव सुरक्षा के लिए बनाया डार्क स्काई पार्क। व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल में एक नया फीचर जोड़ा गया है। स्क्रीन पर हाईलाइट होगा बोलने वाला, लेआउट भी बदल पाएंगे। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तकनीकी जगत में भी हलचल तेज हो गई है। गूगल और ओपन एआई के करीब 900 कर्मचारियों ने अपनी कंपनियों को चेतावनी दी है और कहा कि वे एआई का इस्तेमाल सैन्य जासूसी या घातक हथियारों के लिए ना होने दें। और इधर आप देखिए, एलन मस्क ने एक्स यानी ट्विटर पर एआई से बने युद्ध के वीडियो पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अकाउंट पर बैन भी लग सकता है। भारत के सर्विस सेक्टर में फरवरी में मजबूती रही। एचएसबीसी इंडिया का पीएमआई 58.1 पर रहा, जो सेक्टर में तेज विस्तार को दिखाता है। हालांकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण नए ऑर्डर की ग्रोथ 13 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इधर कश्मीर घाटी में कई सोशल मीडिया पेज ब्लॉक किए गए। सरकार पर भड़के सीपीआई-एम नेता तारिगामी, कहा कि ये पाबंदी अलोकतांत्रिक है। हरियाणा में आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में 590 करोड़ बैंक घोटाला सामने आया। मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड फिलहाल बढ़ा दी गई है। अब नए सबूतों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। और इधर 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा खुलासा, बदल सकता है कर्मचारियों का वेतन फॉर्मूला। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। एनसीजेसीएम नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस बार वेतन फॉर्मूला बदल सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। वेतन ढांचे और गणना के बास्केट में बदलाव होगा। बदलती जीवन शैली के खर्चों को भी वेतन में शामिल करने की मांग हो रही है। बंगाल में सरकार बनने के 45 दिनों में लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग, अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। और इधर बड़ी खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा के गोड़ी बछेड़ा गांव में स्वर्ण समाज की बैठक हुई और इसमें यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली कूच की रणनीति बनी है। 8 मार्च को रामलीला मैदान में जुटेंगे। इधर आप देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है और साल 2026 में ये पर्व 11 मार्च को है, जब मां शीतला देवी की पूजा की जाएगी। महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। उत्तराखंड में वृद्ध महिलाओं को मिलेगा दादी नानी योजना का सहारा, नीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में वृद्ध महिलाओं के लिए दादी नानी योजना शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं से फीडबैक ले रहा है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने साफ साफ कहा कि अगर किसी विदेशी अदालत ने तलाक और आर्थिक समझौते पर आखिरी फैसला दे दिया है तो उसी मामले को भारत में नए सिरे से उठाना कानून का दुरुपयोग है। इधर आप देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में गधे पालन को शामिल करते हुए 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सब्सिडी देने की घोषणा की है। देश में गधों की संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए सरकार ने इनके संरक्षण और पालन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। राजस्थान से जुड़े अपडेट में देखिए, पंचायत निकाय चुनाव में बच्चों की बाध्यता हटेगी, आज बिल पेश होंगे। 3 बच्चे वाले भी बन पाएंगे सरपंच मेयर। 31 साल बाद इस सरकार का कानून बदलाव होने वाला है। आईपीएल से पहले पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा एसएमएस स्टेडियम, बैठने की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। राजस्थान में तस्करों का हब बन रहा बाड़मेर, नए लड़कों को आगे कर एमडी पर शिफ्ट हुए। सालों से बंद इलाकों में ड्रग्स बनाने का एक खेल चल रहा है। इधर बड़ी खबर देखिए, राज्य सरकार के 113 नगरीय निकायों के चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद अब पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सरकार के
के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की याचिका पर सुनवाई के समय उन्हें भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। राजस्थान में होमगार्ड गृह रक्षा के 409 पदों पर अलवर और दौसा के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी और इसके लिए 16 से 31 मार्च तक पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर फिजिकल किए जाएंगे। जोधपुर में शीतला माता मेले पर अवकाश रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर भी सरकारी छुट्टी रहेगी। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शीतला माता मंदिर में 11 मार्च को होने वाले मेले के मौके पर अवकाश घोषित किया गया है। आषाढ़ मास में होने वाली गुरु पूर्णिमा को लेकर भी अवकाश रहेगा। तो 11 मार्च बुधवार को शीतलाष्टमी पर अवकाश और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर अवकाश घोषित हुआ है। साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। इतिहास में पहली बार 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारियां हो रही है, ऐसे अपडेट है। और राजस्थान में आप देखिए अब AI से होगी अन्नपूर्णा रसोई की मॉनिटरिंग। हर व्यक्ति की काउंटिंग होगी। जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS 2024 के 7वें चरण के इंटरव्यू आज 5 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, जो 13 मार्च 2026 तक चलेंगे। 1096 पदों के लिए वैकेंसी है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के शहरी निकाय में पट्टे जारी करने से लेकर ठेके देने और दूसरे कामों में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण के अलावा कई शहरी निकायों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG ने ऑडिट में धांधलियां पकड़ी हैं और ऐसे में केग ने अब गलत पट्टों को निरस्त करने, नुकसान की वसूली करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, गल्फ कंट्रीज के MP वासियों के लिए हेल्पलाइन जारी हुए हैं। इजराइल ईरान टेंशन को लेकर मोहन सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया है। 24/7 कंट्रोल रूम में इन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। इंदौर में स्टाम्प ड्यूटी की बकाया वसूली को लेकर पंजीयन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। लंबे समय से नोटिस के बावजूद भी राशि जमा नहीं करने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ विभाग ने सीधे ही बैंक खातों पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा बैंक खाते सील कर दिए हैं। इधर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय और अंतिम चरण की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही CM केयर योजना लागू करने जा रही है। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका और इसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। कैंसर, हार्ट का कैशलेस इलाज होगा। दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। AI और इनोवेशन में वर्कर्स को ट्रेन करेगी बीजेपी। 6 मार्च को भोपाल में होगी मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग। मंडलों और बूथों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वर्क कल्चर जैसे कुल 14 विषयों पर 24 घंटे की ट्रेनिंग देगी। मध्य प्रदेश के 1313 मंडलों में 9 मार्च से ये प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। भोपाल में 6 मार्च को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, साइबर फ्रॉड में पूरा खाता नहीं, सिर्फ संदिग्ध रकम ही होल्ड होगी। साइबर फ्रॉड या संदिग्ध लेन देन के नाम पर पूरे बैंक खाते फ्रीज करने की प्रथा पर इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब बैंक, साइबर पुलिस या फिर किसी भी जांच एजेंसी के कहने मात्र से पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकेंगे। केवल संदिग्ध यानी जो विवादित राशि है उसी को अधिकतम 3 महीने के लिए FD बनाकर रोका जा सकेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड में अगले साल से 10वीं में 7 तो 12वीं में देने होंगे 6 पेपर। एक बड़ा नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की हेराफेरी की एक इनसाइड स्टोरी भी आप देखिए। बिलासपुर में फाइनेंशियल ऑफिसर के चक्कर में फंस गई KCR। 2 गुना प्रॉफिट का लालच दिया था। यानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की KCR ने रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन कर लिया। गड़बड़ी सामने आने के बाद ACB की टीम ने KCR को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है और भी इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए कांग्रेस से फूलो देवी नेताम को टिकट मिला है। दोबारा मौका मिला है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि युद्ध खत्म होना चाहिए। एक्स पर अयातुल्ला खामिनाई और लड़कियों के स्कूल पर हमले की निंदा की। उत्तर प्रदेश बोर्ड का बड़ा फैसला आप देखिए, अब 12वीं के छात्र भी दे पाएंगे इंप्रूवमेंट परीक्षा। अब छात्र छात्राएं पास होने के बाद भी किसी एक विषय में अपने अंक सुधार सकेंगे। 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। अब तक ये व्यवस्था केवल 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लागू थी। KGMU में जल्द ही बोन बैंक भी शुरू होने वाला है। -80 डिग्री के तापमान पर रखी जाएंगी हड्डियां, फिर भी यूज हो सकेंगी, रीयूज हो सकेंगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य का नार्को टेस्ट होता है तो वो भी जांच के लिए तैयार हैं। सच सामने लाने के लिए जरूरी है। और प्रयागराज में मीडिया रिलीज जारी कर आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की गोपनीय पत्नी नंदिनी उर्फ पूर्णाबा का प्रकरण सामने लाया जाए। साथ ही शंकराचार्य की बहन सरला उर्फ शारदांबा का मामला भी खोला जाए। इन दोनों के निवास स्थान की जांच हो, उनके नाम पर वाराणसी और अन्य स्थानों पर दर्ज संपत्तियों की खरीद की जांच हो। इस तरह की बातें आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कही। और इधर आप देखिए, नेपाल चुनाव के चलते भारत नेपाल सीमा 3 दिन सील रहेगी। नेपाल में आज 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को सोमवार मध्य रात्रि में ही सील कर दिया गया था और ये प्रतिबंध आज 5 मार्च गुरुवार की मध्य रात्रि तक ही लागू रहेंगे। इधर झारखंड में उम्रकैद की सजा काट रहे 23
कैदियों को रिहा किया जाएगा। हरियाणा के HCS अधिकारियों को देनी होगी प्रॉपर्टी की डिटेल। CS का लेटर जारी हो गया है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, इसके बाद जमा नहीं होगी रिटर्न। और हरियाणा सरकार अवैध ट्रेवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए तीसरी बार हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 लाएगी। ये कानून एजेंटों का पंजीयन अनिवार्य करेगा और बिना पंजीकरण काम करने वालों को जेल की सजा होगी। हेपेटाइटिस के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, निजी अस्पतालों को देना होगा एक एक मरीज का हिसाब। अब सभी निजी हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं को हेपेटाइटिस मरीजों की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। इधर फतेहाबाद में पानी और सीवरेज बकायेदारों पर सख्ती की जाएगी। बिल वसूली के लिए 3 कमेटियां गठित की गई है और आज 5 मार्च से ही स्पेशल अभियान भी चलेगा। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने इसी बजट में ऐलान होगा। टैक्स पेयर को लाभ नहीं दिया जाएगा। पंजाब में चुनावी साल में वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार 8 मार्च को पेश होने वाले बजट में महिलाओं के लिए 1000 रुपए हर महीने का ऐलान करेगी। 40 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। बठिंडा में 6 मार्च को किसानों की ललकार रैली होने वाली है। 10 तारीख को बरनाला में महापंचायत US भारत ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए VB जीराम जी में 50 दिन काम करने वाले परिवार भी अब BPL सूची में आएंगे। चयन नियमों में बदलाव किया गया है। धर्मशाला में दलाई लामा ने 400 श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मंगोलिया से आए 153 अनुयायियों को भी संबोधित किया। पश्चिमी देशों के भक्त भी मौजूद रहे। टिहरी लेक फेस्टिवल का आगाज कल यानी 6 मार्च से होने वाला है। देश भर से यहाँ युवा जुटेंगे। एडवेंचर सांस्कृतिक रंग के साथ 4 दिनों तक यहाँ कार्यक्रम चलने वाला है। 6 से 9 मार्च तक कार्यक्रम होंगे। टिहरी झील के किनारे हिमालयन O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर रोज आपके मोबाइल पर ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो आपको हर रोज दिखाई देगा। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।